अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। लो जी जनाब, आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। मेरी दाद दीजिए मुझे कि मैं ऐसे ऐसे सबूत आपके लिए फिर ढूंढ के लाती हूँ, क्योंकि खाली बैठ के व्लॉग जो बाकी व्लॉगर्स कर रहे हैं वो बड़ा आसान काम है कि मैं भी आऊँ, खबरें लिखूं, आपके सामने बोलना शुरू कर दूं और अपना व्लॉग एंड कर दूं। लेकिन जब साथ साथ मुझे आपको एविडेंस दिखाना पड़ता है तो यकीन करें कि मुझे एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है। बगैर एविडेंस दिखाए मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि मैं कैसे आपसे बात कर रही हूँ। अब जनाब अली न्याजी साहब जो है ना, वो खुल के सामने आ गए हैं। पहले वो कादियानी लॉबी के लिए, यहूदी लॉबी के लिए काम कर रहे थे। लोग कुछ मानते थे, कुछ नहीं मानते थे, कुछ कहते थे सच है, कुछ कहते थे झूठ है। फिर उन्होंने अपनी आंखों से देखा किस तरह से न्याजी साहब ने मुल्क के खिलाफ साजिश की। फिर आपने देखा कि 1.5 साल तक साइफर का झूठ बोला और फिर अपने मुंह से कन्फेशन किया कि साइफर वाली बात भी झूठी थी। और फिर आपको पिछले दिनों मैंने खबर दी कि न्याजी साहब जो हैं उन्होंने जमाइमा की जो फैमिली है, गोल्डस्मिथ फैमिली, उनको, कुछ यहूदियों को, कुछ कादियानियों को, जो बड़े स्ट्रांग किस्म के लोग हैं, उनको बीच में डाला, कुछ ममालिक को डाला और पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाया कि उनको एक सेफ एग्जिट दिया जाए, यानी उनको मुल्क से बड़ी इज्जत के साथ जो है यहाँ से निकाल दिया जाए। लेकिन हमारे इदारे डट के रहे। जनरल आसिफ मुनीर ने यह फैसला किया कि न्याजी को सेफ एग्जिट पाकिस्तान से नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से जाने के बाद न्याजी साहब और ज्यादा ओवरसीज यूथियों के साथ मिलकर उनका दिमाग खराब करेंगे, बाहर बैठ के और ज्यादा साजिशें करेंगे और दूसरों के आलाकार जो पहले से हैं और ज्यादा बनेंगे। उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने और कितनी साजिशें की जो आपके सामने हैं और वक्तन फवक्तन पकड़ी गई। मैं आपको दोबारा से वो क्लिप दिखाना चाहूंगी, लेकिन वो आगे चल के मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसमें वो आफिया सिद्दीकी के बारे में अमेरिका के खुद वहां के रुकन ने ये बात की है अपनी तकरीर में कि आफिया सिद्दीकी के बदले हमने कहा कि हमारा एक बंदा है, आप उसको रिहा कर दीजिए, हम यहाँ से आफिया सिद्दीकी को रिहा कर देते हैं। लेकिन इमरान खान ने कहा नहीं, आप अपने बंदे को हमसे रिहा करवा कर ले जाइए, आफिया को रिहा करने की कोई जरूरत नहीं। ये तमाम चीजें, ये तमाम इंडिकेशंस किस तरफ इशारा करती हैं कि न्याजी साहब किस एजेंडे के तहत पाकिस्तान में लॉन्च किए गए थे, जिसके बारे में डॉक्टर इसरार अहमद और हकीम सईद ने कितने साल पहले बता दिया था। लेकिन अब जो ताजा तरीन कार्रवाई हुई है जनाब जी, वो जरा सुन लीजिए कि पीटीआई का यूएसए का जो लीडर है, जो ओवरसीज यूथिया वहां पर बैठा हुआ है यूएसए के अंदर, उसने जनाब बेगैरती की तमाम हदें पार की हैं। माजरत मुझे ये अल्फाज बोलने पड़े हैं, वतन फरोशी की। और उसने, अच्छा हुआ कि ये जलालत की है, ताकि इससे हमें पता चलेगा कि कौन कौन लोग हैं और कहां कहां बैठे हैं और इदारों को अच्छे तरीके से पता होगा कि उनको कैसे टारगेट करना है। अब जनाब अली, आप अंदाजा कीजिए कि इस शख्स ने यूएस के कांग्रेसमैन के सामने खड़े होकर तकरीर की। वो वीडियो सबूत में आपको दिखाती हूँ, जो पीटीआई का यूएस लीडर है, और कह क्या रहा है। अंग्रेजी में स्पीच कर रहा है, इसलिए उर्दू में देखने वालों को मैं पहले ही तर्जुमा बता देती हूँ कि वो ये शिकायत कर रहा है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को जो कर्जा दिया है वो क्यों दिया है, बल्कि वो रकम भी कोट कर रहा है। वो ये बोल रहा है कि $3 बिलियन जो हैं वो पाकिस्तान को देने की क्या जरूरत थी। पीटीआई का ये लीडर अपने मुंह से बक रहा है, ये बकवास कर रहा है कि आपने, यानी अमेरिका के यूएस कांग्रेसमैन को कह रहा है कि आपने $3 बिलियन देकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है, हम तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने का इंतजार कर रहे थे। ये बकवास कर रहा है वो। और साथ में वो जो कुछ कह रहा है, $3 बिलियन का जिक्र, और जिस तरह से वो पाकिस्तान के बारे में कह रहा है कि पाकिस्तान जो है अनसेफ जगह है और आपने क्यों दिया है, और अगर इमरान न्याजी आता तो ये सब कुछ होता, लेकिन अगर कोई और आएगा तो ये नहीं होगा। क्या कह रहा है उसकी जुबानी खुद सुन लीजिए। Since I live here, I fail to understand how the Biden administration has not been able to see all these atrocities being carried out in that country, and then still giving them kind of tacit approval to continue. And if I may put it this way, giving them a $3 billion gift to continue, so that they can rig the next election according to their wishes, which they are already beginning to work on. I want great relationships between US and Pakistan. And the only way, Congressman, to have the great relationship is for US to have a great relationship with the people of Pakistan. And right now, the people of Pakistan support Imran Khan. And if there was a free and fair election, we'd see him sweep the polls.
Thank you. जी, तो आपने सुना। अब मैं आपको दूसरे वतन फरोश के बारे में बताती हूँ, जो इतना घटिया शख्स है, मोईद पीरज़ादा। मैं मुझे शक्ल से बड़ा डिसेंट ये शख्स लगता था और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मैं इनकी कोई फॉलोअर नहीं थी, ना मैं इनको कभी सुना था। और मैं कहती थी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो हर एक का हक होता है, लेकिन ये शख्स वतन फरोशी के साथ साथ आपको मैं बताऊँ कि क्या कर रहा है, कि मैं तो कहती हूँ कि सलाम है, सल्यूट है उन लोगों को जिन्होंने इसको पाला। सलाम है उन लोगों को जिन्होंने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में इसको मेहमान खसूसी बनाकर एक जय्यद एनालिस्ट के तौर पे, तज्जिया निगार के तौर पे, एक बड़े सहाफ़ी के तौर पे पेश किया और लोगों की जहन साजी की कि ये एक बहुत बड़ा सहाफ़ी है। ये ऐसा गद्दार निकला है कि इसने पाकिस्तान के बारे में जो बड़ा प्रोपेगेंडा किया वो वीडियो सबूत की सूरत में आपके सामने रखती हूँ। लेकिन जनाब जी, सलाम है उन नक्शा नवीसों को जिसने इस शख्स को लॉन्च किया था। सलाम है कि वो इस शख्स को पहचान नहीं सके। इसका ज़रा मैं तर्जुमा बता दूं ताकि आप अंग्रेज़ी में इसकी स्पीच सुने तो आपको समझ में आ जाए। तर्जुमा ये है कि वो कह रहा है कि जी मैं एक अमरीकी शहरी हूँ। वो कह रहा है कि मेरे पास यूएसए का जो है वो ग्रीन कार्ड है, मैं वहाँ का शहरी हूँ। एफबीआई के 2 बंदे हमेशा मेरे आगे पीछे होते हैं। स्टेट डिपार्टमेंट मेरी बड़ी गौर से बात सुनता है और अमेरिका एक बहुत ही शानदार मुल्क है, पाकिस्तान के बारे में जो है वो बुराइयां कर रहा है और अमेरिका को कह रहा है, अमेरिका को भड़का रहा है और कह रहा है कि आपका रवैया पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों नहीं है जैसा रवैया आपका ईरान के साथ है, जैसा रवैया आपका जनूबी कोरिया के साथ है, जैसा रवैया आपका चाइना के साथ है और जैसा रवैया आपका रशिया के साथ है। अगर ये आपके दुश्मन ममालिक हैं, रशिया आपका दुश्मन मुल्क है, चाइना आपका दुश्मन मुल्क है, ईरान आपका दुश्मन मुल्क है, उसके ऊपर तो आप हमले भी करते रहते हैं आए रोज, तो पाकिस्तान के साथ आप ये रवैया क्यों नहीं अपनाते? ये कह रहा है मोईद पीरज़ादा। क्या बकवासियात कर रहा है ये शख्स, सुनिए इसकी ज़बानी। With Arshid Sharif, and I was in touch with Arshid Sharif till the very last days of his murder in Kenya. I was in touch with him on WhatsApp, and he briefed me about all what was happening, how the Pakistani authorities were forcing his repatriation from Dubai back to Pakistan, and then he ran off to Kenya. I'm a US resident also. I have to run off from Pakistan for my safety in the last week of October. I'm here from 1st of November near Washington. In May, the Federal Bureau of Investigation, FBI, called me and informed me that they fear and they have reason to believe that the Pakistani authorities are trying to target me within Washington. So they connected me with the police. I had earlier called the Washington police as well. I want to bring you into your notice. FBI is in touch with me. I keep on informing them. They have given me the tips to protect myself, how to drive, how to, all kind of, risks they have highlighted. They have appointed 2 agents to basically provide the surveillance to me, and they've given me different kind of tips. Now, my question is, you said that State Department representative is here. I am very touched by the fact, and I'm very impressed and grateful to Brett Sherman, the representative. I'm much impressed by your work in the past several months and how you have looked at the situation in Pakistan, how Dr. Asif Mahmood has organized this, for Jim Costa to be here, and so many other congressmen. And thank you so much for this wonderful presentation from Amnesty, on very accurate presentation of what's happening, and I would like to work with you and to meet you. My question is, as you pointed out yourself, Brett Sherman, Congressman, that while the Congress is alive and sensitive to what is happening in Pakistan, we have not seen any proportionate and comparable response from this. जी, तो अब आप मुझे बताइए, न्याजी के एजेंडे को सपोर्ट करने वाले ये वतन फरोश जो पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हुए बाहर अमेरिका में बैठकर ये बकवासियात कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर किसी यूथिया जो इस वक्त मेरा वीडियो देख रहा है उसको कोई शक रह गया न्याजी साहब के अंदर कि वो वतन फरोश शख्स नहीं है, तो फिर मैं ये कहूँगी आपके आगे हाथ जोड़ के कि अल्लाह का वास्ता है, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए और अपने दिमाग का इलाज करवाइए, या फिर आप उन मुनाफिकों में से हैं जो सच्चाई को देख भी लेते हैं, जान भी लेते हैं, लेकिन उसको मानते कभी नहीं है। और ऐसे लोगों के बारे में तो कुरान पाक भी कहता है कि ये अंधे होते हैं, ये दिल के अंधे होते हैं, और जो दिल के अंधे होते हैं वो कभी नहीं सुधर सकते। बहरहाल मैं आपको इसी के बारे में, बल्कि मुझे ये एक शेर याद आता है, तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सखुन फरोश को मर जाना चाहिए, बिल्कुल मर जाना चाहिए। बहरहाल हमारे इदारे ऐसे ही लोगों को सपोर्ट भी करते रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ,
लेकिन इनके लिए एक मैकेनिज्म बनना चाहिए। इनको चाहे इंटरपोल के जरिए यहाँ पर लाया जाए, इनको जैसे मर्जी पाकिस्तान में लाया जाए, जब तक इनको निशाने इबरत नहीं बनाया जाएगा इसका कोई फ़ायदा नहीं। सलीम साफ़ी की बहुत सारी बातों से मैं एग्री करती हूँ, कुछ से मैं डिसएग्री भी करती हूँ, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट से मैं एग्री करती हूँ। उन्होंने कहा जब से सेनेट के अंदर आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर हुआ है तो स्पेशली उन्होंने लिखा कि सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि फ़ौज और सिविल अफसरान, वज़ीरों, मशीरों और सहाफ़ियों पर गैर मुल्की शहरियत लेने की पाबंदी भी होनी चाहिए। पिछले 5 सालों में मगरबी ममालिक की शहरियत हासिल करने वाले अफराद ने पाकिस्तानी सियासत और सहाफ़त का हुलिया बिगाड़ दिया है। अगर कोई वहाँ शहरियत लेना चाहता है तो फिर पाकिस्तानी सियासत और सहाफ़त से ला ताल्लुक़ हो जाए। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसे वतन फ़रोश पाकिस्तान आते हैं, बकवास करते हैं, फिर दफ़ा हो जाते हैं, बाहर जाकर पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भोंकते हैं। और सलीम साफ़ी ने कहा कि ऐसे लोगों की शहरियत को मनसूख कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को ला ताल्लुक़ हो जाना चाहिए, और ये बिल्कुल सही बात है। अब जनाब अली, मैं आपके सामने न्याजी साहब के वतन फरोश होने का एक और सबूत रखती हूँ। उसके बाद आपकी मर्जी है जी, आपकी मर्जी है, आपने मानना है माने, नहीं मानना ना माने। ये मुबैना तौर पे एक खबर आई है और इस वक्त बहुत ज़्यादा रोटेट कर रही है, बहुत सारे चैनल्स ने भी इसको रिपोर्ट किया है, तभी मैं इसके बारे में बात करूँगी। कि कहा यह जाता है कि न्याजी साहब जो हैं, ख़ासतौर पे जितने पॉलिटिशियंस मुझे सुन रहे हैं वो इस बात की से एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ मेरे राब्ते तो रहते ही हैं। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये खबर कितने % आपके मुताबिक सही है। कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो CIA स्टेशन चीफ थे जिनका नाम था जी रॉबर्ट। अब ये रॉबर्ट जो हैं ये न्याजी साहब के दौरे हुकूमत में इस्लामाबाद में रहा करते थे और वहाँ पर बहुत सारे सियासतदानों के साथ मुलाकातें भी करते थे। अपने हिसाब से उन्होंने जो अमेरिका की तरफ से जो अपनी चीज़ें थी उनको इम्प्लीमेंट भी करते थे। आपको बता चुकी हूँ कि CIA के स्टेशन चीफ थे ये। लेकिन इनके बारे में ये बताया जाता है, ये रिपोर्ट हो रहा है कि न्याजी साहब के साथ इनकी, वो पंजाबी में कहते हैं, बड़ी गूढ़ी यानी बड़ी सख्त, बड़ी गहरी दोस्ती थी। बाकी सियासतदानों को भी ये मिलते थे, लेकिन जो गर्मजोशी का इजहार ये न्याजी साहब को मिलते हुए करते थे बाकियों के साथ नहीं करते थे। इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स में इफ्तिखार दुरानी भी शामिल थे। अच्छा, अब बताया जाता है कि जो रॉबर्ट हैं ये अक्सर न्याजी साहब के साथ बहुत कई घंटे जो हैं वो खुफिया मुलाकातें भी किया करते थे। अब इनकी जो गहरी दोस्ती की सबसे अहम मिसाल है वो आपके सामने तब आती है जब ये रिटायर हो जाते हैं और अपने मुल्क वापस चले जाते हैं और न्याजी साहब की हुकूमत आपको पता है कि ख़त्म हो चुकी है। अब न्याजी साहब क्या करते हैं, ये जो शख्स है रॉबर्ट जो कि CIA स्टेशन चीफ है, ये बाहर जाकर क्या करता है, वॉशिंगटन DC के अंदर अपनी एक लॉबिंग फर्म रजिस्टर करता है और वहाँ से ये लॉबिंग फर्म के ज़रिए से प्रोपेगेंडा जो करते होते हैं, जो लॉबिंग फर्म्स को हायर करते हैं उन लोगों को अच्छे तरीके से आपको भी पता होगा कि कैसे करते हैं, तो ये अपनी लॉबिंग फर्म बना लेता है। और न्याजी साहब क्या करते हैं कि वो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में आपको पता है वो $25,000 जो है हर महीने, जो पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 1 करोड़ रुपया बनता है, इस शख्स को देना शुरू कर देते हैं और इससे लॉबिंग करवाते हैं। और इस लॉबिंग फर्म में और भी बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं जो आपको पता है। तो अब मुझे बताइए कि जिस अमेरिका के ऊपर साइफर का इल्ज़ाम लगाते हैं, जिस अमेरिका के ऊपर अपनी हुकूमत को ख़त्म करने का इल्ज़ाम लगाते हैं, उसी अमेरिका के स्टेशन चीफ के साथ बेस्ट फ्रेंड हैं, उसी के लॉबिंग फर्म से अपने ही मुल्क के लिए लॉबिंग करवा रहे हैं। और वो किसके लिए करवा रहे हैं और किसके खिलाफ करवा रहे हैं, इसका फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। अब जनाब अली चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। बड़े बड़े बुर्ज गिर रहे हैं, बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं और उनमें एक बड़ा चीप किस्म का सहाफ़ी न्याजी साहब के दौरे हुकूमत में रहा, जिसका नाम है जी सदीक जान लल्ली। वो लल्ली शख्स जो है वो अब जनाब पटवारी बन गया। अचानक से उसने अपना दीन भी बदल लिया है, ईमान बदल लिया है। जो वतन फरोश हो सकता है वो अपना दीन ईमान क्यों नहीं बदल सकता? वो अपनी व्लॉगिंग की खातिर, व्यूज़ की खातिर कुछ भी कर सकता है। अब ये सदीक लल्ली जो है ना, ये सामने आया है और सामने आकर इसने क्या कहा, इसने कहा है जी मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। नहीं यकीन आता, आप अपने कानों से सुन लीजिए। और ये कह रहा है कि न्याजी साहब जो हैं वो नाअहल भी होंगे, न्याजी साहब को जो है वो सज़ा भी होगी और न्याजी साहब जो हैं वो आइंदा इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे। क्या कह रहे हैं, सुनिए सदीक जान लल्ली की ज़ुबानी।
चीज़ें तयशुदा हैं। वो क्या चीज़ें? नंबर 1 ये तयशुदा है कि तसव्वुर ही नहीं है कि तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में आने दिया जाए। नंबर 2 तसव्वुर भी नहीं है कि इमरान खान इलेक्शन लड़ें। तसव्वुर भी नहीं है कि इमरान खान मतलब जब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर वज़ीर आज़म बनना तो बहुत दूर की बात है। फिर ये भी बड़ी क्लैरिटी है कि डिस्क्वालिफिकेशन तो 1000% होगी इमरान खान की इलेक्शन के मौके पर, और गिरफ्तारी जो है वो भी मुतवक्की है कि उस वक्त इमरान खान जो है वो जेल में होंगे। तो ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो और अब जनाब अली आपको न्याजी साहब का एक वीडियो सबूत दिखाना चाहती हूँ, जिसमें वो पहले फरमा रहे हैं कि हलाल इलेक्शन कमीशन क्या था, और बाद में वही हलाल इलेक्शन कमीशन जिसको वो डिफेंड करते रहे वो कैसे हराम इलेक्शन कमीशन में तब्दील हो गया। और अब अगर उनको इस मामले के अंदर जो है वो रिलीफ मिलता है तो सरासर गलत होगा। तो देखिए हलाल इलेक्शन कमीशन और हराम इलेक्शन कमीशन बकौल न्याजी साहब के। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीद है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मैं आज वार्निंग देना चाहता हूँ आपको, बददियानतदार इलेक्शन कमीशन, मैं जिंदा रहा मैं इंश्योर करूंगा इस बार आप नहीं बचेंगे। इलेक्शन कमीशन की तहीन उन्होंने वारंट निकला है, ये दुनिया में आपने नहीं कभी सुना। पूरी कोशिश है किसी न किसी तरह इसको जेल में डाल दें। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये बिल्कुल एक प्लांटेड एजेंट है, इसके पास कोई इखलाकी जवाज नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहने का। नहीं तो ये हमारी पार्टी अभी से तैयारी कर रही है इसके खिलाफ सारे मुल्क में मुजाहरे करने के लिए। जी तो जनाब अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर ये है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने अब इस चीज़ का बेड़ा उठा लिया है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस क्रिटिकल कंडीशन में है, मैंने अल्लाह की मदद से इस मुल्क को उस सिचुएशन से निकाल कर ही दम लेना है, पाकिस्तान को मुआशी तौर पे मजबूत करके ही दम लेना है। और आपने देखा कि वो धड़ाधड़ जो हैं वो जगह जगह इफ्तिताह कर रहे हैं, तरक्की की राह पे गामजन हो चुके हैं। ग्रीन पाकिस्तान का इफ्तिताह उन्होंने कर दिया है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है उन्होंने जो है वो जगह जगह जो बंजर ज़मीनें हैं वो लीज पर देना शुरू कर दी हैं, ताकि उनको आबाद करके पाकिस्तान की जो ज़रूरी ज़रूरियात हैं, ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं, उनको पूरा किया जा सके और इकोनॉमी को बेहतर बनाया जा सके। तो अब की बार जनाब जी आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने मिलकर ग्वादर ये गए हैं और वहां जाकर इन्होंने ग्वादर के अंदर तरक्की का एक नया बाब शुरू किया है। वो सी पैक जिसको न्याजी ने अपने दौरे हुकूमत में बंद कर दिया था, अब फाइनली उस शहर की तामीर और तरक्की का आगाज हो चुका है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ग्वादर जो है वो दुनिया के जो बड़े बड़े टॉप 10 शहर हैं उनमें से दूसरे या तीसरे नंबर पे आपको सुनाई देगा, क्योंकि पाकिस्तान का वो एक ऐसा हब बन जाएगा जो बिजनेस हब होगा और सबसे जदीद तरीन बुनियादों पर उस्तवार होने वाला, तामीर होने वाला एक नया शहर होगा, जो कि एक बहुत ही खुशी की बात है, खुशाइन बात है। लेकिन कुछ लोगों ने बड़ा मजाक भी उड़ाया उस वक्त जब आसिम मुनीर साहब और उनके साथ जो हैं वो शहबाज शरीफ खड़े थे और उनके पहलू में कौन खड़े थे? आसिफ गफूर। तो लोगों ने लिखा कि ये कौन है, ये कहीं देखा देखा लगता है। और आसिफ गफूर भी वहाँ पे जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है सैल्यूट करते हुए नज़र आए, तो लोग उनको काफ़ी ट्रोल कर रहे थे। बहरहाल सोशल मीडिया है जी, क्या कर सकते हैं, बड़े पक्के यूथी होते थे कसम से ये। लेकिन चलो अगर अल्लाह ताला ने हिदायत दी है तो किसी को भी अल्लाह दे सकता है। भाई इस तरह का मजाक किसी के बारे में नहीं उड़ाना चाहिए। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। तो आपको पता है कि ख्वाजा आसिफ ने 2-3 दिन पहले एक बयान दिया जो ख़वातीन से मुतल्लिक था, और उसमें उन्होंने नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया था। हमें उसको कंडेम करना चाहिए। ख़वातीन के बारे में उन्होंने कहा था कि पीटीआई की जो ख़वातीन असेंबली में रह गई हैं वो पीछे बचा हुआ कूड़ा करकट है, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई और उनको कहा गया कि आप माफ़ी मांगे, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। उसके बाद जो है कुछ लोगों को और ज़्यादा मौका मिला ख्वाजा आसिफ पर तनकीद का। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बताती चलूँ कि न्याजी साहब अपने दौरे हुकूमत में किस किस तरह के गंदी लैंग्वेज, किस किस तरह के गंदे अल्फाज बोलते रहे हैं, उसका मुंह बोलता सबूत उस वक्त का बयान है जब आपको अच्छे तरीके से याद होगा। अगर वो बयान मुझे मिल गया मैं यहाँ पे लगा दूंगी, जब उन्होंने मरियम नवाज के बारे में कहा था कि मरियम मेरा नाम मत लिया करो वरना तुम्हारा शौहर शक करेगा और बुरा मान जाएगा। ये कहा था न्याजी साहब ने मरियम नवाज के बारे में। और फिर उसके बाद मुझे उनका एक वीडियो मिला जिसमें वो ख़वातीन के बारे में इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए ये कह रहे हैं कि असेंबली में बैठी हुई औरतें जो हैं वो कहती हैं कि न्याजी हमारे ख़िलाफ़ बोलता है। फिर वो कहते हैं कि मुझे पता है कि वो ख़वातीन कैसे सिलेक्ट होकर आई हैं, और कैसे सिलेक्ट होकर आने से मुराद ये है कि वो उनके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं न्याजी साहब, खुद सुन लीजिए। असेंबलियों में बैठी हुई ख़वातीन को बड़ी तकलीफ हुई, इमरान खान औरतों के खिलाफ है, बड़ा शोर मचाया उन्होंने। ओह जी इमरान ने क्या कर दिया। मैंने टीवी देखा, मैंने कहा पता नहीं मैंने कोई कत्ल कर दिया किसी को। बड़ा मैंने सोचा कि किया क्या मैंने।
पता चला कि इमरान खान कह रहा है कि जो रिजर्व सीट्स हैं उन पे इलेक्शन होने चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। ये तकलीफ थी। और जो बोल रही थी, अब मैं कहना नहीं चाहता, मुझे पता वो कैसे सिलेक्ट हुई। जी तो जनाब आली, आपने सुन लिया। उस वक्त न्याजी को कहना चाहिए था कि नाक रगड़ के माफ़ी मांगो। अगर ख्वाजा आसिफ ने गलत किया है तो माजी में इस तरह की बदतमीज़ी की जो बुनियाद रखने वाले हैं वो खुद न्याजी साहब हैं, जिसके ऊपर आज उनकी ख़वातीन चीखें मार रही हैं, सरापा एहतजाज हैं। तो इस तरह की लैंग्वेज बोलने वाले कौन थे? न्याजी साहब खुद थे। तो जनाब ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब बारी है आप लोगों की। आई कमेंट सेक्शन में जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इसके बारे में मुझे बताइए कि पीटीआई के जो यूएसए के लीडर हैं वो जो पाकिस्तान के बारे में और इदारों के बारे में हर्जा सराई कर रहे हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं, मुल्क दुश्मन एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं और आईएमएफ के हवाले से बयान दे रहे हैं अमेरिका के अंदर, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मोहित पीरजादा ने जो पाकिस्तान के बारे में हर्जा सराई की है और मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया है और अमेरिका के अंदर से उनका वीडियो बयान भी आ गया, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और मुझे बताइए कि जो हलाल इलेक्शन कमीशन और हराम इलेक्शन कमीशन के बीच में वीएस मैंने आपको दिखाया है सबूत, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और ये जो सदीक लल्ली हैं ये पटवारी बन गए हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और मुझे बताइए कि आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ ने ग्वादर के अंदर जो तरक्की का नया सफ़र शुरू किया, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और मुझे ये भी बताइए कि न्याजी साहब ख़वातीन के बारे में जिस तरह की हर्जा सराई और ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इन तमाम खबरों के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं आई कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।